अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए उन्हें बड़ा रिलीफ दे दिया है। 19 जून 2020 को लंदन जायदादों का मामला FBR को भेजने का जो फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया। इस मामले पर हम अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। दूसरा मामला है पाक भारत मुज़ाकरात से मुतालिक। पाकिस्तान ने वाज़ेह कह दिया कि भारत 5 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी करे तो बातचीत हो सकती है। वो मुल्क जो हमेशा मुज़ाकरात से भाग जाता है, क्या वो कश्मीर के मसले पर मुज़ाकरात की बहाली के लिए बैक स्टेप कर सकता है? और आखिर में बात करेंगे कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल की। मजमूई केसेस 8 लाख से बढ़ चुके हैं, मगर रवैये हैं कि बदलने का नाम नहीं लेते। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, नासिर बिग चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब और जवाद फैजी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। नासिर बिग चुगताई साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा और सरीना ईसा की नज़रसानी दरखास्तें मंजूर हो गई हैं, क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? मैं इस पर तबसरा तो खैर नहीं कर सकता, मेरे पर जलते हैं, अदालत का मामला है। लेकिन ये कि ये एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला है। ये आगे जाके बनेगा नज़ीर आने वाले मामलात की। और यही फ़ैसले होते हैं जो PLD में जाते हैं और फिर पेश किए जाते हैं बतौर नज़ीर छोटी कोर्टों में, बड़ी कोर्टों में, इवन सुप्रीम कोर्ट्स में। यहाँ एक चीज़ तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ को डेड करार दे दिया था, ख़त्म करार दे दिया था, मतलब मुस्तरद कर दिया था सिरे से, जड़ से, और जिस पर कहता बदनीयत थी इसके अंदर, और उसको मुस्तरद करते हैं, कोई जवाब नहीं बनता है इसका। उसमें इसको बाई प्रोडक्ट कैसे सामने आ सकता है? अच्छा, इस पर बहुत से लोगों ने डिबेट की कोर्ट के अंदर। काजी ईसा साहब ने ख़ुद भी की, उनकी बेगम साहिबा ने भी की, और वकला ने की। लेकिन इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स थे वो हामिद खान साहब के थे। हामिद खान साहब बार काउंसिल के मेंबर थे, वो वकील। उन्होंने 2 घंटे आर्गूमेंट दिए और अदालत मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट उसको सुना उन्होंने, और सब टेक्निकल मामला थे वो। उन्होंने कहा जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जिसको कोर्ट ने खुद ख़त्म किया है, उसके बारे में कोर्ट कैसे कह सकती है FBR को कि तुम इसके फ़ला पहलू पर बात कर लो, उसकी इंक्वायरी कर लो? जुडिशल काउंसिल से कैसे कह सकती है वो कि अगर FBR कोई इंक्वायरी करके रिपोर्ट दे तो आप चाहें तो उस पर कार्रवाई कर ले? उन्होंने बताया कि किस तरह ये आइन की खिलाफ वर्जी है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है, और उसको सुना गया और ग़ालिबन वहीं पर फैसला हो गया था कि क्या होना है। मैं समझता ये हूँ कि पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अपने लिए बड़ा बेहतर साबित हुआ। यहाँ लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जज आपस में लड़ पड़े, सुप्रीम कोर्ट में मुनीब अख्तर और बाकर साहब का लड़ाई हो गई, सरीना को डांट दिया मुनीब अख्तर साहब ने, उन्होंने माफ़ी मांग ली बाद में। बड़ापन ये है ना कि जस्टिस मुनीब ने माफ़ी मांग ली, और ये पहला मौका नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ हुआ है। याद करें जब सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस हुआ करते थे, सज्जाद अली शाह साहब और सैयद-उज़्ज़मा साहब। कोर्ट नंबर 1 में एक बैठता था, कोर्ट नंबर 2 में दूसरा बैठता था, हत्ता कि उस पर अटैक हो गया, वहाँ मारपीट हुई और जज अपने जूते छोड़ के भागे वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल बनी है। अच्छा, इसमें एक अहम बात और भी है कि 2 जज इसमें वो हैं जिन्होंने पहले रेफरेंस को जायज़ करार दिया था, लेकिन अब उन्होंने इसको कहा है कि ये जो मामला है ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसकी भी नज़ीर मौजूद है, कभी पूछेंगे बताएंगे, कोई कहेगा कि ऐसा पहले कब हुआ है। लेकिन ये एक ऐसी नज़ीर बनी है जो आइंदा आने वाले मुकदमात की राह मुतय्यन करेगी। ठीक है जुनैरा, 6-4 के तनासब से ये फैसला हुआ है, क्या एग्जाम्पल सेट होगी आने वाले दिनों के लिए इस फैसले से? सलमा, आप ऐसी बातें क्यों पूछती हैं जिस पे हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा? देखिए मैंने लिंक भी बड़ा शॉर्ट दिया क्योंकि मैं भी बात नहीं कर लेते हैं। NPC ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया इसको। मुझे चाहे आप 5-5 की बात करें, 5-6 की बात करें या 5-4 की बात करें, रेशो ये बताती है कि जो फ्रेटर्निटी है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ 1 पर्सन मीन्स कि एवरीबडी इज़ सेफ़।
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट, उन्होंने जो भी प्रेसिडेंस सेट की है, ये अब वक्त बताएगा कि ये आगे जाके किसको प्रोटेक्शन देता है और ये किसको एक्सपोज करता है। बट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मैं और आप या हम जैसे कई लोग जिनकी कोई ऐसी बिलोंगिंगनेस नहीं है टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, हम किधर जाएंगे? जब हम पे कोई प्रॉब्लम आएगी और हम समझेंगे ये नाजायज़ हो रहा है, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? और क्या हमारे मुकदमात को, हमारी प्रॉब्लम्स को भी ऐसी कवरेज मिलेगी, ऐसी प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसी एक्सेस मिलेगी, उसको इस तरह स्पेशल केस के तौर पे देखा जाएगा? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज जो एक ख़ास किस्म की एलीट है हमारे मुल्क की, वो तो किसी ना किसी तरह बच जाती है। गुड और बैड मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। वो सियासतदान हैं, वो जुडिशरी से हैं, वो फ़ौज से हैं, वो कहाँ से हैं? हम सबको पता है कि वो एक क्रीम है जो कि स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करती है, हमें ये बताते बताते कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। सो मेरे जहन में ये क्वेश्चन ज़्यादा पॉप अप कर रहे हैं कि इवेंचुअली जो आपको रास्ता दिया जाता है वो तभी दिया जाता है जब आपकी ये ख़ास सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है एक ग्रुप से। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो फैसला आज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इससे मुतालिक? मैं तो कुछ नहीं कह सकता, यही कह सकता हूँ कि मुझे पता था कि ये फैसला ऐसी तरह का कोई फैसला आएगा। इसलिए कि मैं क्या कह सकता हूँ इस फैसले पे। अब जुनैरा ने जो कुछ कहा, आई थिंक दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सिस्टम। और मुझे तो इतना याद है कि एक लड़का कत्ल हो गया था यहाँ पे कैवलरी ग्राउंड में, और उसको एक पॉलिटिशियन है, उसके भतीजे भांजे ने मारा था, और उसका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी माँ जो थी, उसने हाथ जोड़ के कहा कि जी मैं केस को वापस ले। तो यहाँ पे जो कत्ल के लोग होते हैं वो जब कोर्ट में जाते हैं वो विक्ट्री साइन बना के निकलते हैं। आपने देखा होगा कराची में जो कुछ हुआ, तो बहुत सारे पाकिस्तान में फैसले हुए। जो होता है वो एक नज़ीर ही होता है, मतलब लेकिन रिफ्लेक्शन ही होती है। जैसे हम देख रहे हैं चीजें किस तरह पाकिस्तान में, और मैं जब वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो उधर तो वहाँ पे पाकिस्तान की जुडिशरी की 120th पोजीशन है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से। 128 कंट्रीज थे। अब इसमें फैसला आ गया है, और वो डिस्प्यूटेड फैसला आपने देखा कि इट इज नॉट कोई होता है ना कि कॉमन वर्डिक्ट, कॉमन। इसका मतलब है इस सी बेंच में कुछ ऐसी बेंच के अंदर जजेस थे जिन्होंने ये फील किया या जिन्होंने ये उसके ऊपर रिमार्क्स दिए होंगे कि जी नजर सानी तमाम चीजें, उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ, उन्होंने भी कोई कोर्ट किया होगा ना, कोई तो उन्होंने भी आर्टिकल कोर्ट किया होगा, कोई उन्होंने कोई लॉ की कोई ना कोई नजीर तो कोर्ट की होगी। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये एक मेजॉरिटी का एक वो कंसेंसस का फैसला है। इसके अंदर मौजूद है, और जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद, उसको किसी तरह से तारीखी कोर्ट नहीं कह सकते। तारीखी कोर्ट, हिस्टोरिकल कोर्ट तो वो होती है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना और तमाम जज, लेकिन चूंकि आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला है, तो हमें जिसका मनोअन है उसको उसी तरह लेके चलना होगा, और वही उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन किसी भी तरीके से मैं नहीं सकता एक कोई ऐसा फैसला सेट करेगा, क्योंकि हर मुकदमे अपने एंगल्स होते हैं जिसके तहत जो है वो कोर्ट्स जो है उसको एग्जामिन करती हैं और उसको। लेकिन ये है कि सही बात है कि इस किस्म के फैसले ऐसे होते हैं, कब जब किसी के खिलाफ ऐसी कोई बात होगी, ये फैसला जो है ये कोर्ट फैसले और जो है, तो मेरा ख्याल है कि जो अब हमें आने वाले दिनों में ऐसा और कोई शख्स इफेक्ट होता है तो उसके ऊपर फिर क्या चीजें होती है। लेकिन अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला जो है वो रिस्पेक्टेबिलिटी पे होता है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी पे होता है, उसको लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, और जो लोग हुकूमत भी एक्सेप्ट करती है, जो लोगों ने मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फरीक हो चाहे उसके मुखालिफ, वो भी एक्सेप्ट, और इसके ऊपर कोई ऐसा डिनाइल की राय हो नहीं सकती, क्योंकि वो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जजमेंट के ऊपर कोई एक्सपर्शन नहीं हो सकती, उसको एक एक्सेप्टेबिलिटी के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, जवाद फैजी साहब क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, रमज़ानुल मुबारक के दिन है तो कुरान पाक में भी बशीरम व नज़ीरा कहा गया, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। मुझे तो आज के इस फैसले से जहां एक उम्मीद बंधी है कि जजेस भी ये मानने को तैयार हैं कि वो हैं इंसान ही, आला सही अरफा सही, लेकिन अपनी किसी भी बात पे वो दोबारा से जायज़ा ले सकते हैं। और नज़ीर का जहाँ तक मामला है तो मुझे ये डर लग रहा है कि ये मामला अदालत के बारे में, मैं जिस तरह बाकी मेरे कलीग्स ने कहा कि ज़्यादा बातें तो हम नहीं कर सकते, तबसरा नहीं कर सकते, हर्जा सराई नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इससे डर भी नज़र आ रहा है कि ये मामला रुकने वाला नहीं है और आगे बढ़ेगा। और फिर उसका ये मतलब होगा कि क्या हम सब के सब आला अरफा हुकूमती शख्सियात हों या दीगर हों, क्या वो अदालतों के ऐसे फ़ैसलों को मिन्नोअन तस्लीम करते हैं, या इसमें से भी अदालत के अंदर तो नहीं, बाहर आके फिर से हम एक मंडली लगाते हैं, उस पर तबसरे करते हैं, उस पर हाशिए चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं। लेकिन आज के फ़ैसले से बहरहाल ये चीज़ वाज़े हुई कि ख़ुद भी गलती का एतराफ़ किया जा सकता है, अपनी चीज़ पे सोचा जा सकता है। और जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा और जुनैरा ने जिस तरह बात कही कि क्या मेरा पर्सनल लेवल का मसला होगा तो क्या मेरे पोतों को इंसाफ मिलेगा या मेरी ज़िंदगी में भी देखने को मिल जाएगा, मैं तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफक्कर हूँ कि क्या इतने लाखों जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, उनका भी इसी तरह से ही फैसला सामने आएगा। गलत हो सही हो, सारे मासूम अनिल ख़ता कोई नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल फैसला तो आना चाहिए। यहाँ तो फैसले बहुत अरसा बाद में आते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग जाता है, फैसला फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, उन्हें शहीद करार दे दिया जाता है। मैं तो ऐसी चीज़ों को देख देख के सच्ची बात है मुस्तकबिल के हवाले से परेशान हूँ। हाँ, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस साहब रिस्पेक्टेड जज है, वो चीफ़ जस्टिस अगर बनेंगे तो फिर क्या होगा। और उनके जो जूनियर मोस्ट जो जज थे इस सारे मामले में, उनकी गुफ्तगू कैसी रही, तो आगे चल के मुझे कुछ उम्मीद अफजा बहरहाल चीज़ें नज़र नहीं आ रही अदालती मामलात के हवाले से। ठीक है सुरवर्दी साहब, बाकी शुरका ने तो मुख्तसर और नपे तुले अल्फाज में बात की, लेकिन मुझे लग रहा है आप काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि कहा गया कि ये कुछ कंसेंसस का फ़ैसला नहीं है, इसलिए तारीखी नहीं है। कंसेंसस का फ़ैसला तो भुट्टो की फांसी का फ़ैसला भी नहीं था, उस पर अमल नहीं हुआ था, फांसी नहीं लगाया था, हालांकि कंसेंसस का फ़ैसला नहीं था। इसी तरह उसमें भी माइनॉरिटी जजेस ने इख्तलाफ किया हुआ था। आज भी माइनॉरिटी जजेस ने अगर काजी ईसा को कसूरवार ठहराया, वहाँ भुट्टो को माइनॉरिटी जजेस ने बरी करार दिया हुआ था, बेगुनाह करार दिया हुआ था। तो लिहाजा बात तो अक्सरियत की मानी जाती है। फिर हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे आमरीत आती है वो सबसे पहले अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, चाहे पीसीओ के ज़रिए कंट्रोल करे, चाहे चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा लेकर उनको निकालने की कोशिश करे, चाहे काजी ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की कोशिश करे। हमने हर दफ़ा देखा है कि जिन अदवार में आमरीत हो या कम जमहूरियत हो और ज़्यादा आमरीत हो, वहाँ हमने अदलिया को कंट्रोल करने की हुकूमती कोशिशें देखी हैं। और हमने ये भी देखा है कि ऐसी कोशिशों को अवाम की हमायत हासिल नहीं होती है। आज काजी ईसा के मामले में भी अगर आप कानून की अदालत से अवाम की अदालत में आ जाएं तो लोगों के सेंटिमेंट्स तो काजी ईसा के साथ थे। कोई ये तो नहीं कह रहा था कि उनके साथ ठीक हो रहा है। सबको नजर आ रहा था कि ये टारगेटेड एहतसाब है। जब भी एहतसाब टारगेटेड होगा, वो कितना भी जायज और कितना भी आला इंसाफ के असूलों के मुताबिक हो, वो इंतकाम ही होगा। जब तक एहतसाब यकसा नहीं होगा, वो एहतसाब नहीं माना जाएगा, वो इंतकाम ही माना जाएगा। उसको एहतसाब अवाम की अदालत कबूल नहीं करेगी, चाहे आप पनामा के 423 में से एक बंदे को निकाल लें, चाहे किसी एक जज को निकाल लें। आपको एहतसाब यकसा करना होगा। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस के असासे सामने लाकर एफबीआर और हुकूमत उसके ऊपर रेफरेंस बनाती तो समझ आता, जैसा कि काजी ईसा साहब ने कहा भी, सरीना ईसा ने भी कहा कि बाकी जजेस भी अपने खानदान के असासे जो हैं वो पब्लिक कर दें, तो फिर मेरे भी पब्लिक कर दें। लेकिन जब आप एक को टारगेट करेंगे तो वो एहतसाब नहीं माना जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत ने और आमरीत ज़दा हुकूमतों ने अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है, पिछले कुछ अरसे में अदलिया ने आगे से रिएक्ट किया है।
कुछ ऐसे मिसालें भी मौजूद हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ भी नहीं लिए। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जब शदीद आमरीत में एक चीफ जस्टिस को निकाला गया तो अदलिया ने उसको भी बहाल किया। बुरी मिसालें भी मौजूद हैं, अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं, लेकिन मेरी जाती राय में ये भी तारीख में एक अच्छी मिसाल के तौर पे जाएगा जब एक इदारे ने टारगेटेड एहतसाब का रास्ता रोका है। ठीक है, इसके साथ ही सेगमेंट को क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर नजरसानी करे तो पाकिस्तान तमाम मामलात पर बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों के लिए खुदकुशी होगी। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। हमारा सवाल ये है कि भारत 5 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे तो बातचीत के लिए तैयार है। इससे मुतालिक जो वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है, क्या भारत मुज़ाकरात की बहाली के लिए कदम उठा सकता है? ब्रिगेडियर साहब, इसमें पहला सवाल तो आपने खुद ही रेज किया कि क्या भारत जो है 5 अगस्त के फैसले पर नजरसानी के लिए तैयार है। तो वहां से जितनी इंडिकेशंस आ रही हैं और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज के हिसाब से और मुख्तलिफ जगहों पे जो उन्होंने बयानात दिए हैं, उनकी क़यादत जिस तरह बयान दे रही है, उनका फॉरेन ऑफिस जिस तरह कह रहा है, अगर आप उसका जायजा लें बगौर तो वो तो 5 अगस्त के फैसले को किसी भी तरह एनल करने के लिए तैयार नहीं है। तो 5 अगस्त का फैसला अगर नहीं होगा तो खुद ही खत्म हो जाता है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान का जो है वो होता है, चाइना ने भी बहुत इंडिया पे प्रेशर डाला और कहा कि जी आप 5 अगस्त के फैसले को, क्योंकि 5 अगस्त के फैसले में सिर्फ पाकिस्तान ही इफेक्टेड नहीं है, 5 अगस्त के फैसले में चाइना भी इफेक्टेड है क्योंकि कश्मीर का हिस्सा उधर भी लगता है। तो इंडिया ने अभी तक उसके ऊपर किसी भी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स या कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि उस फैसले को वापस करने के लिए तैयार है, बल्कि वो तो उससे 3 कदम 4 कदम 8 कदम आगे जा चुके हैं। वहां पे उन्होंने सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी और आपको पता है कि वहाँ नरेंद्र मोदी तब भी वहां से उन्होंने बहुत सारे बरहमन इलाके श्रीनगर के गिर्द और शोपियां के नजदीक और जो अनंतनाग है उसके सबर्ब में उन्होंने उनको जो है वो इसलिए कि उसका बेसत वैली के अंदर यहाँ पे अभी भी मुसलमानों की परसेंटेज ज्यादा है, से ऊपर आप जाएं तो वहां तो परसेंटेज इंडिया की मौजूद है। अब उन्होंने उसका जो डेमोग्राफिक बैलेंस है उसको शिफ्ट करना है और उसके बाद दूसरी टर्म में तो उन्होंने तमाम के तमाम इलाकों में वो बरहमन वो इलाके दिए और उनकी बावजूद इसके कि इंडिया जो है वो कोविड में फंसा हुआ है या कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरा कदम जो उन्होंने सोचा वो जारी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बयान के जरिए इंडिया किसी भी तरीके से किसी भी मुज़ाकरात पे आने के लिए तैयार है। और वो हमारी एक ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है और हमारी उसमें कोशिश भी जरूर हो सकती है, लेकिन क्या उस कोशिश को इंडिया के साथ बाकी जो इंडिया के प्रोटेक्टर्स हैं, जो इंडिया के सपोर्टर्स हैं, जिसमें अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं है बल्कि आप हमारे भी बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जो आ गए हैं और जो इंडिया से क्लोज हो रहे हैं, क्या वो इंडिया को किसी तरीके से इस बात पे कन्विंस करना चाहेंगे कि जी वो 5 अगस्त के फैसले को खत्म करे। बल्कि आप तो बाकी ममालिक या वेस्टर्न ममालिक से क्या बात करें, हमारे जो दोस्त मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम कर लिया था, ऑन द सेकंड किया था कि जी हम 5 अगस्त के फैसले के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ये तमाम हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीका कार से, अभी तो वैसे भी मुज़ाकरात नहीं शुरू होते कि इंडिया कोविड के जिस इशू से गुजर रहा है, पाकिस्तान कोविड के जिस इशू, बल्कि पूरी वर्ल्ड जो 3rd वेव के अंदर से गुजर रही है, जो उसकी फिटैलिटीज की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही है और जिस तरह उसकी प्रोजेक्शन की जा रही है कि आने वाले दिनों में वो किस तरह और लीथल हो सकती है। रशियन स्टडी आई है, अमेरिकन स्टडी आई है, अभी रशियन ने बल्कि इसका एक नया ही ट्रेंड दराज कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा एक ऑपरेशन किया है, एक ऑटोप्सी की है एक डेड बॉडी की, जिसमें उन्होंने नए ट्रेंड निकाले हैं कि जी जो कुछ हो रहा है ये तो है ही बिल्कुल डिफरेंट, इसका तो ट्रीट होना। अब ये मुख्तलिफ चीजें जिस तरह फैलती जाएंगी तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके कार से आने वाले दिनों में किसी भी मुज़ाकरात की राह हमवार होगी, या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का किसी भी दरमियान हो। हाँ, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो वो हो सकती है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से तो मसले हल नहीं होते। ठीक है नासिर चुगताई साहब, ब्रिगेडियर साहब की बातों से मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है, जस्ट बाय द वे, कि 5 अगस्त का इकदाम जब उठाया गया था तो उसके बाद हर जगह मुजाहरे हुए, क्या कश्मीर के अंदर, क्या पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में भी। अगर इस वक्त भारत ने ये इकदाम वापस नहीं लिया तो अब वो क्यों करेगा सिर्फ मुज़ाकरात के लिए ऐसा? मुझे जुम्मे याद आते हैं अपने, कड़ी धूप थी और जुम्मे का दिन था और नमाज जुमा के बाद हम बाहर धूप में खड़े होते थे आधा घंटे,
एहतजाज करने के लिए, फिर वो जुमे भी ख़त्म हो गए। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का असर भी ख़त्म हो गया, हिंदुत्व और हिटलर की इस्तिलाहात का इस्तेमाल भी ख़त्म हो गया, अच्छे अच्छे खूबसूरत खतूत आने जाने लगे, अचानक मोहब्बतनामे आने लगे। भाई बड़ा अफसोस हुआ, कोरोना पे चला गया, मनमोहन बीमार हुए, उनको पैगाम चला गया, वगैरह वगैरह। तो मतलब ये कि एक लेवल प्ले तो बनाया जा रहा है, एक ग्राउंड तो बनाया जा रहा है। अब वो ग्राउंड किस बुनियाद पर बन रहा है? देखिए, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात का बहुत बड़ा हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान वीज़ा फ्री रजीम हो। क्यों यूरोप क्यों नहीं बन पाए हम? मुझे वाजपेयी साहब की तकरीर याद आती है, मेरा इंटरव्यू भी था एक उनसे। उनका कहना था कि वाई नॉट सार्क यूनियन, वाई नॉट साउथ एशियन यूनियन? हमारी करेंसी क्यों ना हो, हमारे बॉर्डर खुले हुए क्यों ना हो, हमारा एक सिक्का क्यों ना हो, हम एक दूसरे के हाँ आज़ादी से क्यों ना आ जाएं, हमारी इकनॉमी एक दूसरे को सपोर्ट क्यों ना करें, हमारे रिसोर्सेज इकट्ठे क्यों ना हो। बहुत अच्छी बातें हैं, बड़े खूबसूरत बातें हैं, बहुत दिल को लगती हैं। वाजपेयी साहब की नज़म थी, एक लाहौर पढ़ी थी उन्होंने नवाज शरीफ के साथ, कि अब की ये जंग नहीं होने देंगे। लेकिन फिर जंग हुई और अच्छी खासी हुई। और फिर हिंदुस्तान ने सीज़फायर ऑफ़र किया, वाजपेयी साहब ने सीज़फायर ऑफ़र किया। हमने कहा जनवरी की बात है 2003 की शायद, हमने कहा वेरी गुड, हमने कबूल कर लिया। फिर उन्होंने सीज़फायर तोड़ दिया, इधर भी मारा उधर भी मारा, उधर भी लोग मरे इधर भी लोग मरे। अब मसला ये है कि ऑफ़र क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने पहल की है, हिंदुस्तान ने पहल की है कि भाई थोड़ा सा मुश्किल में फंसे हुए हैं। मेरा ख्याल है वो चाइना की वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा। और 1:4 का एक ज़्यादा बेहतर मालूम होगा ब्रिगेडियर साहब को, 1:4 का रेशो था इंडिया का, वो उसे 1:1 पे लाना चाह रहा है LOC पर। और उसकी वजह, उसके लिए उसको अमन चाहिए, मुज़ाकरात का एक डोल चाहिए। हिंदुस्तान से हमारे मुज़ाकरात बेशुमार हुए हैं, कई मरतबा हुए हैं। अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है, अब जो वज़ीर ख़ारजा साहब ने फरमाया, पहले तो बगावत कर बैठे थे काबीना के अंदर कि ये कैसे आपने कॉटन और गंदम वगैरह की एक्सपोर्ट का मुआहदा करने की कोशिश की हिंदुस्तान से, वो मनसूख हो गया। लेकिन अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि 37 छोड़ दें, चले छोड़ देते हैं, 35 पे बात कर लेते हैं कि 35 ख़त्म हो जाए। तो आज वज़ीर ख़ारजा ने कहा ये, तो यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ उनको ब्रीफ किया गया है, कुछ उनको बताया गया है कि भाई 35 बात कर लेते हैं। अब 35 क्या हिंदुस्तान ख़त्म कर देगा? बड़ा सवाल है। जवाब आता है कि हाँ, कुछ दिनों में कुछ अच्छी पेशरफ्त होगी। सी ये क्या पेशरफ्त होती है? अगर 35 जो हिंदुस्तानी बाशिंदों को जो गैर कश्मीरी हैं, श्रीनगर में, जम्मू में, पुलवामा में, वादी लौलाब में प्रॉपर्टी ख़रीदने का हक़ देता है, डोमिसाइल का हक़ देता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो यकीनी तौर पर कश्मीरियों को एक रिलीफ मिलेगा, बड़ा रिलीफ मिलेगा। कम से कम उनकी आबादी का जो तनासब है वो कम नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कश्मीरी इसको मान लेंगे? सिर्फ क्या कश्मीरी इससे खुश है? मेरी इत्तला ये है कि कश्मीरी उस पार के भी और इस पार के भी ज़्यादा खुश नहीं है। वो सीज़फायर से बहुत खुश है, लेकिन वो कहते हैं कि अल्टीमेट हल जो है वो जो निकालना चाह रहे हैं आप, वो नहीं निकलेगा। हिंदुस्तान जब ट्रैप से बाहर निकलेगा, मुसीबत से बाहर निकलेगा, तो वो फिर डायलॉग से भाग जाएगा। फिर हम पे वो कह देगा कि ये दहशतगर्द हैं, ये FATF पे चला जाएगा हमारे खिलाफ, और दूसरी बात करेगा। अगर हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा नेक से काम ले रहा है तो लेट्स सी कि FATF में क्या करता है, वो तो क्या रवैया होता है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान कभी खुलूस दिल से मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा। अगर तैयार भी हुआ तो उसके दिल में ना रहेगा। ठीक है सुरवर्दी साहब, कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जब मुस्तकिल रहती है तो इंसान उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देता है, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो। जब ये 35A की इम्प्लीमेंटेशन हुई थी तो उस वक्त ना सिर्फ एहतजाज होते थे, अभी NBC ने भी कहा कि बल्कि हर जुमे एहतजाज भी होता था, एक काउंटडाउन भी चलता था, इतना कुछ हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल इस पर बात ही नहीं होगी, या आइंदा कभी हम बातचीत का इम्कान जहन में रखें कि कुछ होगा, इससे बढ़कर कुछ होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो तो जो हम एहतजाज कर रहे थे वो हम अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक ऑडियंस को
पैसिफाई करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट और तो कुछ कर नहीं रही थी, तो उसका ख्याल था कि किसी तरह मुल्क के अंदर तो वो ये मुकदमा बना ले कि हम कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान के अंदर भारत के इक़दामात का, उसका बैकलैश कहीं हुकूमत के ऊपर ना आए कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। वो शायद हुकूमत की सियासी मजबूरी थी, उसका कोई मसला कश्मीर के हल से और कोई कश्मीरियों से इजहार यकजहती का कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसका ज़्यादा ताल्लुक़ हुकूमत की अपनी सियासी मजबूरी और अपने सियासी जो था नैरेटिव के साथ था कि उन्होंने ये कहना था कि जी हम बहुत कुछ कर रहे थे, हम वो जैसे नहीं कहते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जा रहे थे, लेकिन देखें बिज़ी तो बहुत थे। लेकिन असूली तौर पे मुझे तो नहीं नज़र आया कि कोई इंटरनेशनल हमायत हुकूमत हासिल कर सकी हो, कोई इसने ऐसे कोई वफद भेजे हों दुनिया में बात करने के लिए, कोई दोस्त ममालिक की हमायत हासिल कर सकी हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की कश्मीर के हवाले से फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत नाकाम रही है, और जितनी आलमी तन्हाई का शिकार हम कश्मीर के इशू पर मौजूदा हुकूमत के दौर में हुए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम अपने दोस्तों की हमायत भी कश्मीर पर खो गए, और वो दोस्त जो हम जिन्होंने उस OIC में जहाँ कश्मीर पर ग्रुप था, जहाँ सब कुछ था, हमने देखा भारत को उसमें इनवाइट किया गया, और फिर हमने देखा कि ऐसी भी स्टेज आ गई कि हम सोचने लग गए कि हमें OIC में जाना है या नहीं जाना, वहाँ कॉन्टेक्ट ग्रुप का इजलास होगा कि नहीं होगा। तो लिहाजा जहाँ तक हुकूमत की खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल मुझे कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आई भारतीय इक़दामात के बाद। अब दूसरी बात, हम साफ कहते हैं कि हमने जंग तो करनी नहीं है, और भारत के साथ जंग के ज़रिए तो कोई मसाइल हल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों मुल्कों के पास एटम बम है, लिहाजा एटम बम जो है उसने जंग का रास्ता रोक दिया है। तो अब जब जंग भी नहीं करनी है और मुज़ाकरा जो खारजा पॉलिसी से भी हम कुछ नहीं हासिल कर सकते, तो फिर जुम्मे के एहतजाज ही बाकी रह जाते हैं। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन इस हुकूमत के सामने मुझे वर्केबल तो नज़र नहीं आता है। अब बात यह है कि ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, हमारे वज़ीर ख़ारजा को इसका कुछ इल्म नहीं था। वो UAE में कह रहे थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर वो तुर्की पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं कुछ हो रहा है। मतलब वो उनको, मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान और भारत के जो बैक चैनल डिप्लोमेसी की जो खबरें मीडिया में लीक हुई कुछ बहुत अहम ज़राए से, उसके बारे में हमारा वज़ीर ख़ारजा बिल्कुल लाइलम था, या लाइलम था या कौम से झूठ बोलना चाह रहा था और उसको दबाना चाह रहा था। लेकिन जब मीडिया में बहुत बात आ गई, उन्होंने कहा चले थोड़ी सी मान लेता हूँ, फिर थोड़ी सी मान लेता हूँ, फिर थोड़ी सी मान लेता हूँ। यानी इन शॉर्ट आपको बात आगे बढ़ती मुझे लगा कि वज़ीर ख़ारजा या पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं थे, या सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे बैक चैनल डिप्लोमेसी पे। अब भी मैं ये समझता हूँ कि भारत जो खबरें आई हैं, जो डिटेल्स आ रही हैं, उसमें तो ये है कि भारत ने मुज़ाकरात तो शुरू किए हैं, लेकिन भारत ने ये कहा है कि सिर्फ कश्मीर पर बात नहीं होगी, सब मामलात पर बात होगी। और भारत हमेशा ही ये कहते हैं, और जब सब मामलात पर बात होती है तो बाकी सब मामलात पर बात हो जाती है और कश्मीर पर बात नहीं होती है। तो अब भी ऐसे ही होगा कि बाकी सब मामलात पर, क्योंकि खबरें तो ये आई हैं सरकरीब पर डेवलपमेंट हो जाएगी, पानी पर डेवलपमेंट हो जाएगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट पर देखना, सीज़फायर हो गया, सब कुछ हो जाएगा, कश्मीर का कुछ नहीं होगा। ठीक है ज़ुनैरा, पाकिस्तान ने भी कोरोना में भी भारत को मदद की पेशकश की है, ये भी एक गुडविल जेस्चर था। इसके बावजूद हालात कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आते, तवक्कुआत क्या है भारत से? देखिए, ट्राइड एंड टेस्टेड एंटिटी को आप क्या दोबारा से आजमाएंगे या उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये जो स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, 35A की जो इन पर्टिकुलर बात हो रही है, ये 1954 से वहाँ पे इम्पोज्ड है, और यही वो वाहिद चीज़ थी जिसकी वजह से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग बड़ा सिक्योर फील करते कि कम से कम हमारे पास कुछ स्पेस तो है, पॉलिटिकल स्पेस तो है टू मेक आवर ओन डिसीजंस, चाहे वो 50% डिक्टेट करने से होती हों, 50% या 20% लेट से हमारी मर्जी चलती थी। अभी ये याद रखें कि 1989 से जो आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है कश्मीर की, वो इसीलिए चल रही है कि दे ऑलवेज फेल्ट, कश्मीरीज ऑलवेज फेल्ट कि हमारी जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट कोई भी नहीं है जितनी जम्मू एंड कश्मीर है। वो हमेशा थ्रेटन फील करते रहे, और 1989 ऑनवर्ड्स जो आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है उसकी बेस यही थी कि वो थ्रेटन
कॉन्फिडेंट फील करते थे कि इसको चेंज करने की कोशिश की जाएगी। और बीजेपी ने 1990s से इसको अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट जब भी आएगी हम इसको रिवोक करेंगे, एंड दे डिड इट। और तब किया जब आरएसएस थी। इसका मतलब है कि इंडियन टेररिज्म जो चल रहा है इतने अरसे से, वो उसने अपनी एक्सट्रीम शक्ल आके अभी 2020 में ली है। और हम ऑल ऑफ अ सडन समझें कि वो अपने इतने पुराने एजेंडे को उसी तरह लेके चल रहे हैं जिस तरह उन्होंने प्लान किया हुआ था, और हम वन फाइन डे उठते हैं और हमें बाकी मीडिया आउटलेट्स जो पाकिस्तान से बाहर के उनसे पता चलता है कि जी कश्मीर समेत इंडिया से बातचीत होने जा रही है। तो सबसे पहले तो द बैकग्राउंड इज सो सेंसिटिव, और अगर ऐसा कुछ भी किया गया तो कश्मीरीज विल फील बिट्रेड। दूसरा, इंडिया अपनी जिन प्रॉब्लम्स में भी इस वक्त घिरा हुआ है उसमें उसको थोड़ी सी अपीजमेंट चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए, खुद अपने लिए भी, क्योंकि वो ऑल आउट वॉर चाइना, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान 3 फ्रंट्स को हैंडल नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान में इंडियन रोल बढ़ने जा रहा है, चाइना ने कंटेन कर लिया है, वो कुछ टाइम के लिए सुकून चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये गुडी गुडी प्ले करके अगर उनको वो टाइम मिल जाता है और कश्मीरीज़ को ये मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान तो किसी भी वक्त हमसे बात करने को तैयार है, विद और विदाउट यू, तो डोंट यू थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। दूसरा, डेमोग्राफिक चेंजेस 5 अगस्त के स्टेटस पे जाने की बात करते हैं। अब तक वहाँ पे जो लोग आके, वहाँ पे कोई आम लोग तो नहीं गए हैं, वहाँ तो बिजनेसमैन गए हैं जिन्होंने जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, लैंड्स खरीदी हैं, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दें, वहाँ पे इकोनॉमिक बूम आ जाए, उसके बाद कैन यू इमेजिन कि कश्मीर का सिनेरियो कैसे चेंज होगा। और अगर प्लेबिसाइट और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है तो जब डेमोग्राफिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो किसी दिन इंडिया कह देगा कि आप प्लेबिसाइट करा लें, फिर क्या होगा? वो लोग भी वोट कर रहे होंगे इंडिया के हक में जो वहाँ जाके अभी 2020 में आबाद हुए हैं। सो मेरे ख्याल है थोड़ी से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है हमारे वज़ीर ख़ारजा को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, क्योंकि इस स्टांस के ऊपर पाकिस्तानी सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है और आपने ख़ुद क्रिएट किया है, ओवर द ईयर्स आपने ख़ुद इसको क्रिएट किया है कि अब जो भी इसके ऊपर यू टर्न लेगा वो पे करेगा प्राइस। ठीक है, जवाद फैजी साहब। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब की काश के कश्मीर के हवाले से भी ऐसी दबंग आवाज़ आ रही होती जैसी आज मुल्तान में आ रही होती थी कि हद फासिल खींच लो और तीतर और बटेर के दरमियान का फ़र्क ख़त्म करो। काश कि वो इस पर ये कह देते, लेकिन जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि वो खुद उनके यहाँ मुझे लगता है क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जहाँ तक बात है हिंदुस्तान की तरफ से जो टाइम बाय करना चाह रहा है वो इस वक्त जो बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में हालात देखे जाएँ तो उस हवाले से आज ही की रिपोर्ट है और अभी तक उस पर फैसला होना है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर आरएसएस के लोगों को सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं और 750 ऐसे मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं, हुर्रियत पसंद हैं, जिनको सिर्फ ये कि उनका व्हाट्सएप और उनका सोशल मीडिया अकाउंट उसमें से क्या नज़र आ रहा है और उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है और इसकी तादाद ज़्यादा बढ़ेगी। 40 से 50 हज़ार डोमिसाइल नए बने हैं जो आबादकार वहाँ ला के बिठाए गए हैं। फिर उसके साथ साथ तकरीबन 114 कवानीन में तरमीम करना पड़ी हिंदुस्तान को। फिर उसके साथ साथ 39 कवानीन नए बने। मैं 370 और 35A की बात नहीं कर रहा, इसके बाद के जो उनके कवानीन में तब्दीलियाँ आई हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जुनैरा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो तो पहले दिन से जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं उस पर वो अमल कर रहे हैं और एवं नहीं कर रहे। वो उनको पता है कि हमने क्या क्या करना है। पानी हमसे गुजरने हैं, चीज़ें हमसे ली जानी है, चीनी मांग के फिर इनकारी हो जाना है, फिर न जाने पाकिस्तान में क्या क्या अभी होना है। और मौजूदा हुकूमत, जिस तरह बरादर मुजम्मल ये कह रहे थे कि इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर बाकी सब कुछ हो सकता है, मुझे कश्मीर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। ये जुम्मा जानजनल खेल लो। और फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी उस वक्त जो पहली दफ़ा आई, फिर वो पंजाब में चली गई। काश कि वो श्रीनगर की जानिब बढ़ती। आज तक मकबूजा कश्मीर के लोग तो वो चाप सुनने को तैयार हैं कि कोई उधर से आएगा। और खुद आज़ाद कश्मीर के लोगों को प्राइम मिनिस्टर साहब कह के आए थे कि मुझे एक दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा से हो के आ लेने दो, फिर मैं जाऊँगा, लीड करूँगा और तुम मेरे साथ चलोगे LOC पे। हमने ये खिताब
खिताबात सुन लिए, और हम सिर्फ खिताबात सुन सकते हैं, और मजबूरी है कि मैं तो 30 बरस से ये खिताबात सुन सुन के रिपोर्ट कर करके उंगलियां मेरी घिस गई हैं, दिमाग मेरा माउफ होने लग जाता है कि वही जुमले, वही चीज़ें और सारी चीज़ें कर करा के हिंदुस्तान इस तरह आसानी से नहीं मानेगा, एक बात। और दूसरी बात, इस वक्त मौका था अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये कह देती, देखिए मकबूजा कश्मीर के अंदर 14 जेलें हैं, वैसे 1350 जेलें हैं पूरे हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर की 14 जेलों के अंदर जो हुर्रियत पसंदों पे मुकदमात हैं वो 90%, 90% उनके ट्रायल ही नहीं किए जा रहे। ये कोरोना का मौका था, हिंदुस्तान एक जेस्चर दे देता ना कि जेलों में ऐसे सियासी कैदी उनको रिहा कर देते हैं, उनकी नजरबंदियां खत्म कर देते हैं, उधर से भी तो कुछ आए ना। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कश्मीर की और मुल्तान में कुछ और खेल रहे हैं, इस तरह पॉलिसीज नहीं बना करती। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं मुजम्मिल साहब की तरफ आती हूँ। मैं इतना कहना चाहता था कि आपने जो सवाल किया था वो ये था कि क्या इंडिया जो है वो 35A को या 370 को या 37 को एनएल करेगा, तो वो तो एनएल नहीं करेगा। जब एनएल ही नहीं करेगा, जब बेसिक चीज ही नहीं होगी, तो फिर आप परसेप्शन में जितनी चीजें देख रहे हैं वो तो इंडिया करता जा रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एक ये विश है, और ये विश जो है ये इस अभी नहीं रही, ये पाकिस्तान की कश्मीर से मुज़ाकरात के हिसाब से जो विश है वो हर हुकूमत के दौरान रही है। लेकिन यहाँ तो वो भी हुआ है, एक जमाना ऐसा भी आया था जब कश्मीर के इशू को, जब कोफी अन्नान वाज यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, कि कश्मीर के इशू को डिस्प्यूटेड लिस्ट से निकाल दिया गया था। तो ये एक हुकूमत की कहानी नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूटी की कहानी है, ये एक तसलसल की कहानी है, और हर हुकूमत जो है कश्मीर के ऊपर इसी तरह है जिस तरह आज आप जिक्र कर रहे हैं। सो इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। हमारे यहाँ बल्कि कश्मीर का मुकदमा कभी आप यूएन में लेके ही नहीं गए। नवाज शरीफ साहब के जमाने में क्या हुआ, उसने तो कश्मीर को बेच दिया था। क्या फजलुर रहमान ने कोई कश्मीर कमेटी के होते हुए कॉन्फ्रेंस की थी? तो इट इज ए कल भी, ये कॉन्टिन्यूटी है हमारी, और कॉन्टिन्यूटी इसलिए है कि आप इसके ऊपर आके एक चीज में इन्वॉल्व होते हैं कि कश्मीर के मसले को आपने डिसाइड किस तरह करना है, उसके ऊपर जिस तरह डिसाइड होना है, जो मेन प्लेयर है यूएनओ, अगर आप उसके ऊपर प्लेबिसाइड के तौर पे कहते हैं तो वो तो किसी तरह इसको कहते ही नहीं कि चैप्टर 7 के तहत हम इंटरफेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो हम सिर्फ मैंडेट कर सकते हैं, और वो अपना ईस्ट तैमूर की तरह या सूडान की तरह हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जब वो प्लेयर जिन्होंने करना है वही तैयार नहीं है, तो पाकिस्तान इसके ऊपर सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके जरिए कम से कम कश्मीरियों की आवाज बाकी जगहों पे पहुंचाई जाए। ठीक है सरवदी साहब, वन लाइनर प्लीज। एक तो मैं वो असल में तो मैंने टाइम मांगा था, मैं वो कहना चाहता था कि अभी चंद दिनों तक जब ये मामला ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि अब टॉक शोज़ में आ रहा है, फिर एक दिन वज़ीर आज़म हमें बताएंगे कि मैंने भारत में बहुत क्रिकेट खेली है और मैं भारत को भारत से ज़्यादा जानता हूँ, जैसे वो आजकल हमें बताते हैं कि मैंने मगरिब में बहुत क्रिकेट खेली है और मैं मगरिब को मगरिब से ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन चूँकि ब्रिगेडियर साहब ने एक पॉइंट ऐड किया, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि पहले तो मोदी के यार बैठे थे, उन्होंने तो बेचना ही बेचना था, ये तो मोदी के यार नहीं है, इन्होंने क्यों बेच दिया? इन्होंने क्यों बेच दिया? वो तो मोदी के यार थे, ये तो मोदी के यार नहीं है ना, इन्होंने क्यों बेच दिया? यार थे, वो बिकाऊ लोग था, वो बिकाऊ, और ये वो बिकाऊ इन्होंने क्या किया? मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जुनैरा, आप वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि बेशक ये सारी गवर्नमेंट्स की कहानी हो, लेकिन अगर सारे गलत करते रहे हैं तो क्या हम इनको भी गलत करने देंगे? द थिंग इज, आपने पूरी 22 करोड़ आवाम की फौज तैयार की है, इमोशनली चार्ज्ड। हम लोग इमोशनली चार्ज्ड हैं। जब लॉकडाउन लगा था कोरोना का तो हमें कश्मीरी याद आते थे, जब यहाँ हमें पैलेट गन्स के सीन्स दिखाए जाते हैं, हमें गाने बना के दिखाए जाते हैं, हमें कश्मीरीज याद आते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारी लीडरशिप हमें नहीं बता रही कि वो क्या करने जा रही है, हमें बाहर से पता चल रहा है। इस तरह का बिट्रेयल जो भी करेगा वो उसकी प्राइस पे करेगा समडे। ठीक है जुनैरा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड हो गया। मुझे एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर दीगर मामला करते हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है। मजमूई केसेस की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मजीद 4,825 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। इसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी हुई हैं और इस दौरान SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा। हमारा सवाल ये है कि इस मामले का हल क्या है। नासिर बेग चुगताई साहब, इस मामले का हल बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन है, बड़े पैमाने पर, और लॉकडाउन है। ब्रादर मुस्लिम मुल्क तुर्की ने अब ये ऐलान किया है कि वो लॉकडाउन शुरू कर रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, जो 17 तारीख तक कंटिन्यू करेगा। हम मुस्तकिल भपकियाँ दे रहे हैं आवाम को कि लॉकडाउन कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे। 1 हफ्ता हो गया है कहते हुए, अब तो लोग भी हंसने लगे हैं। अच्छा, लोग इस पर भी हंसते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन। वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट कब आएगा, तो वो भी मसला हो गया है। तो कोई अमल नहीं कर रहा है आपके लॉकडाउन के ऊपर। फौज को आप मास्क बनाने के लिए भेज रहे हैं। मुमकिन है सही हिकमत अमली हो आपकी, लेकिन जो शिद्दत है सूरत हाल की वो इतनी है कि आज GD ISP को खुद आना पड़ा। उनका खुद एक वीडियो मैसेज आया कि हालात क्या हैं। हालात बुरे हैं। वो कह रहे हैं हालात बहुत ख़राब हैं। उन्होंने बताया कितने शहर हैं, 16 शहर हैं कि जहाँ इस वक्त अगर आप देखें ना, मर्दान से शुरू करें तो 35% से लेकर 22 और 25% और 10% तक की सूरत हाल है, और ये ख़तरनाक है। अगर हम इसको भी ख़तरनाक नहीं कह रहे, इस पर भी हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो बहुत मसला हो जाएगा। आज सिंध के चीफ मिनिस्टर ने फिर कहा है कि फ़्लाइट्स बंद करें, बाहर से ट्रेनें बंद करें, इंटर प्रोविंस बसें बंद करें, कुछ दिनों के लिए बंद कर दें भाई, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम लॉकडाउन कर देंगे अगर आप बाज नहीं आए, और लोग बाज नहीं आ रहे। ब्रिगेडियर साहब, कैसे मुमकिन है कि लोगों को बचाया जा सके कोरोना से? कूजे में बंद कर दी ये चीज को नासिर बेग चुगताई साहब ने, और बिल्कुल ठीक है कि जब तक आप लॉलीपॉप देते रहेंगे तो लोग, क्योंकि लोगों के प्रॉब्लम भी बड़े हैं ना, लोग डरे हुए हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, उनकी डे टू डे अर्निंग जो है कम होती जा रही है, इतने उनके पास अपना रिसोर्सेज नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए रुक आउट, तो लोग भी परेशान हैं। लेकिन क्या परेशान, जब जंग होती है जब भी तो तमाम चीजें बंद हो जाती हैं। ये जंग ही, और इसके जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, इंडियन वेरिएंट आ रहा है, साउथ अफ्रीकन UK वेरिएंट आ रहा है, तो नासिर साहब ने कहा कि बहुत, और DG ISPR ने कहा और गवर्नमेंट भी कह रही है, और सिंध के चीफ मिनिस्टर भी ने भी कहा, मतलब चीजें आ रही हैं, कितने सारे शहर हैं जो अफेक्टेड हैं, तो उसमें तो फिर एक ही चीज अपना स्ट्रैटेजी कि लोगों को अपने अपनी जगहों पे पुश करें। ये हमारे यहाँ जो है कि 300 के लोग, 300 बंदे की शादी हो सकती है, आप स्टेट के बड़े बड़े बरियल्स हो सकते हैं, पार्टियां हो सकती हैं, तो सिर्फ स्कूल बंद करने से तो आपके कोरोना केसेस कम नहीं होंगे ना, कि तालीम को तो आपने बंद कर दिया, बाकी चीजें आपकी चल रही। तो मेरा तो ख्याल यही है कि लार्ज स्केल वैक्सीनेशन हो, लोग जाएं, विलिंगली जाएं। और ये जो हमारे यहाँ दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों के दरमियान इसको अभी भी एक होक्स के तौर पे लिया जा रहा है कि जी शायद ये जो है ना कोई चीज है नहीं। अब उसके ऊपर लोगों की सोच पे क्या कह सकते हैं, मास्क पहनने को तैयार नहीं है, सैनिटाइजर यूज करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से मिलने को मना करने पे तैयार नहीं है, तो फिर इसका तो एक ही हल है, एक ही वर्ड इसका बनता है, लॉकडाउन करें, तब ये चीजें जो है कंट्रोल होगी। उसमें चाहे माशियात इफेक्टेड हो या बाकी चीजें इफेक्टेड हो, यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क। ठीक है जुनैरा, जिस वक्त कोरोना स्टार्ट हुआ था, पहला केस पाकिस्तान में आया था, उस वक्त हम लोग फैसिलिटीज़ के लिहाज से इतने तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने अपने वेंटिलेटर्स की भी कैपेसिटी बढ़ाई, हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। उसके बावजूद अगर इस वक्त कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। कैसे निपटा जा सकता है इससे? आज जो ब्रीफिंग थी DG ISPR की, वो कह रहे थे कि 90% वेंटिलेटर्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, और ऑक्सीजन की सप्लाई का भी वो तकरीबन यही रेशो बता रहे थे, विच क्लियरली मीन्स कि हमने फर्स्ट वेव से अब तक के लिए कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ नहीं थी, प्रायोरिटी पैंडमिक नहीं था। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था किसी डिवाइन हेल्प का कि बस हमें तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करने को तैयार होते हैं। तो इसलिए जो गवर्नेंस थी आपकी, वो तो पहले दिन से मिसप्लेस थी और वो फेल हो गई है। द ओनली ऑर्गेनाइजेशन
आई वुड से मैं इसे गवर्नमेंट से सेपरेट करके देख रही हूँ। जिसने काम किया है वो NCOC है, एंड विद इन देयर लिमिटेड कैपेसिटी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो दुश्मन है हमारा, ये एक छोटा सा वायरस है बज़ाहिर, इसका स्प्रेड इतना बड़ा है। अब जो बंगाली वेरिएंट आ रहा है और जो इंडियन वेरिएंट आ रहा है वो इतना लीथल है कि अगर आपने तैयारी नहीं की हुई तो अब आप वाकई अल्लाह के आसरे पे हैं। अभी आई डोंट नो क्या होगा। दूसरा, जो इंडिया में ये एकदम से फैला है, 2 रिलीजियस इवेंट उनके जो हैं वो सुपर स्प्रेडर साबित हुए हैं। एक उनका कुंभ का फेस्टिवल था और एक होली का फेस्टिवल था। अब हमारे यहाँ पे जो अभी तक आप देख रहे हैं तरावी की नमाज पे सिर्फ एक बड़ा सटल सा रिक्वेस्ट वाला कहा जा रहा है कि जी नफली नमाजें या नफली इबादत प्लीज़ घर पे करें। भैया आप इसको ज़रूरी करें, आप बंद करें मॉस्क जैसे आपने पहले की थी। जिसने इबादत करनी है वो घर पे भी करेगा। लॉकडाउन लगाएं, गवर्नमेंट की रेट यही होती है। अगर मास्क पहनाने के लिए भी आपको फौज को बुलाना पड़े तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि सिविलियन गवर्नमेंट किधर खड़ी हुई है। सो मेरे ख्याल है फेलियर है ऑन देयर पार्ट, इमेंस फेलियर है। लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो क्या आप लोग भी कुछ नहीं करेंगे? आप लोग के इर्द लोग मरते रहेंगे। जब अपना कोई फैमिली का खुदा न खास्ता जाएगा तब आपको होश आएगी। ठीक, जवाद फैजी साहब। देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से अपने बड़े भाई को, जमील फैजी एडवोकेट, मैं अभी जब सोचता हूँ खुद मैंने कब्र में खुद उतारा है, तो मैं तो अब भी अपने घर वालों से लड़ाई करता हूँ, भाइयों से, कि खुदा का खौफ कर लो, खुद कुछ समझ जाओ अल्लाह के वास्ते। रह गई दूसरी बात कि देखें, हम ये कह रहे हैं, जिस तरह भी बात हुई ना कि वहाँ पे होली का त्यौहार, ये बढ़ने से पहले पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा पंजाब के अंदर कल्चर के नाम पे फेस्टिवल हो रहे हैं और वहाँ झूमा जा रहा है और एक दूसरे के साथ बात की जा रही है और कुर्बत के साथ उसका मुजाहरा किया जा रहा है। वो भी छोड़ दें, फौज आ गई, मास्क वो पहनाएगी, SOPs पे अमल करवाएगी। आज की ये मेरे फ़ोन के अंदर एक वीडियो है जो मैं हम न्यूज़ को देने को तैयार हूँ, मैंने खुद बनाई है। आज इस्लामाबाद के अंदर एक एम्बेसी, एक सफारत खाना, उसके बाहर मैंने कम से कम 2000 बंदे देखे हैं बगैर मास्क के, जो चाह ये रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट अगर कर दिया है तो वाया अफगानिस्तान हम सऊदी अरब पहुंच जाएं। आज की बात कर रहा हूं। मुझे कोई नज़र नहीं आया जो उनको कहे कि भाई किस लिए खड़े हो, क्या मसला है, SOPs पे अमल कर लो, लाइन के अंदर जहां खड़े हो कोई फासला इख्तियार कर लो। ये मुझे आज कैपिटल के अंदर ये नज़र नहीं आया। हम अजला की बात कर रहे हैं, मैं तो कसौटी रखता इस्लामाबाद को कि अगर यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है तो फिर पूरे पाकिस्तान में अपनी मदद आपके तहत भी चाहिए कि वो आखिरी जुमला सलमा में एक बात कर दूं कि रमजान के अंदर जिस तरह जुनैरा कह रही थी मस्जिदें बंद कर दें, लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि मस्जिदें बंद हो जाएं और किसी खास मजहबी मसले पे किसी मजलिस के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर सिंध के सूबाई वजीर भी वहां चल रहे हो, वो भी आने वाले दिन है। लिहाजा किसी को भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सरवर्दी साहब। मैं समझता हूँ कि कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव में गवर्नमेंट की पॉलिसी के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और अब भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट डे टू डे स्टेप्स ले रही है। ठीक है, एक लॉकडाउन के स्टेप पर इख्तलाफ है हमारे कुछ लोगों का और गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट उस बारे में अभी उस इंतहाई कदम पर नहीं जा रही है। लेकिन कोविड का एक ऐसा मामला है जिसके फर्स्ट फेज़ में भी हमने इटली, बरतानिया, अमेरिका का जो हाल देखा, पाकिस्तान में वो हाल नहीं हुआ। फिर सेकंड फेज़ में भी हमने दुनिया के कितने ही ममालिक का बहुत बुरा हाल देखा, पाकिस्तान उसमें भी महफूज रहा। इस वक्त भी पाकिस्तान में ये ठीक है कि 90% लोग हमारे वेंटिलेटर्स बुक हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की हम मैक्सिमम पे हैं, लेकिन अभी भी हमारे भारत से बेहतर हालात हैं, बाकी जगहों से बेहतर हालात हैं। फ़ौज को लाया गया है 16 शहरों में। ये जो इस वक्त रमज़ान में ईद की शॉपिंग है, बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुपर स्प्रेडर हो सकते थे ये बाज़ार, उनमें फ़ौज को लाया गया है। फ़ौज का बहुत एहतराम है और मुझे उम्मीद है कि फ़ौज के आने से ये जो सुपर स्प्रेडर बाज़ार हैं ये कंट्रोल होंगे। और अगर लॉकडाउन की तरफ जाना भी पड़ा तो मुझे उम्मीद है कि NCOC और पाकिस्तान की हुकूमत अपनी सियासी अना को सामने नहीं रखेगी कि हमने लॉकडाउन के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया था तो अब हम कैसे लॉकडाउन पर चले जाएँ। अगर इंतहाई कदम उठाना पड़े
तो जैसे पहले यू टर्न लिए हैं वज़ीर आज़म ने, तो ये लॉकडाउन पर भी वो ले लें। हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं और हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जब वो ये फील करें कि अगले एक आध दिन में कि हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, तो उन्हें ये यू टर्न भी ले लेना बहुत कीमती है और इनको बचाने के लिए हर हद तक जाना होगा, चाहे लॉकडाउन करना पड़े या कुछ भी, कोरोना से बचाना है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।